कहानी लिखने से बढ़कर कला है कहानी को सुनना, और मुझे बेहद खुशी है कि वो कला आप में विद्यमान है। आप अपना कीमती समय निकालकर मुझे सुनने जा रहे हैं। मेरी शब्दकोश में ऐसा कोई शब्द नहीं जो बोलकर मैं आपका कर्ज उतार सकूं। तो आइए सुनते हैं। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भ माते संगोत स्वकर्मणि। सारे कपड़े इधर से उधर फैला रखे हैं। आपकी चाय रख दी है मेज पर। वैशाली, तुमने मेरी नारंगी कमीज देखी है क्या? नारंगी कमीज? ऐसे बोल रहे हैं जैसे कई रंगों की कमीज रखी है। नारंगी नहीं, नारंगी बोलिए। अब उसमें रंग ही कहाँ रह गया है? रंग कहाँ से रहेगा वैशाली? 7 साल हो गए उस कमीज को। 7 साल हो गए। और नहीं तो क्या, वो तो मैंने उसको इतनी हिफाजत से रखा है इसलिए पता नहीं लगता। यूं तो केशव जी निहायती दरिया दिल किस्म के व्यक्ति थे। हिफाजत और किफायत जैसे शब्द उनकी शब्दकोश से कोसों दूर थे। वो कहा करते थे, हिफाजत क्यों करनी है भाई? अरे एक खराब होगा तो दूसरा आएगा, दूसरा खराब होगा तीसरा आएगा। वैशाली, तुम क्या किफायत की रट लगाए रहती हो? नहीं करनी हमें किफायत। अरे जब तक जियो दिल खोल के जियो, जी भर के जियो। तुम्हें पता है, मेरे पिताजी कहा करते थे कि तुम्हारे हाथ में घड़ी बहुत जमती है, इसलिए जैसे ही मेरी एक घड़ी पुरानी होती है मैं दूसरी ले आता हूं। और अगर कलाई में बढ़िया घड़ी हो तो शान और रुतबे में कितना अंतर आ जाता है ना। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में न जाने केशव जी को क्या हो गया था और उनके बर्ताव में दिन प्रतिदिन परिवर्तन आने लगा था। और उनकी दरियादिली मानो कहीं विलुप्त हो गई थी। और वो कहने लगे थे, वैशाली, अगर किसी वस्तु की हिफाजत करके रखोगी तो लंबे समय तक चलेगा। हमें जितनी हो सके उतनी किफ़ायत करनी चाहिए। आज की किफ़ायत भविष्य में लाभकारी सिद्ध होगी। क्या भाई साहब, पूरे 2.5 किलो आलू लिए हैं मैंने। अरे कुछ तो रियायत दीजिए। आप अपनी घड़ी बदल क्यों नहीं लेते? पुरानी लग रही है। अरे भाई, घड़ी का काम है समय बताना। समय बता रही है, नहीं और पुरानी से क्या लेना देना है। केशव जी के बर्ताव में आए हुए बदलाव के कारण का पता लगाना कोई दुष्कर कार्य नहीं है। और ये बदलाव अकेले केशव जी के जीवन में ही नहीं आए थे। आपके पिता की भी सारी लालसाएं धूमिल और इच्छाएं मिट्टी हो गई थी जिस दिन आप उनकी गोद में आए थे। केशव जी की गोद में भी 12 वर्ष पहले उनका बेटा आ गया था, जिसके चेहरे पर खुशी की झलक लाने के लिए केशव जी ने उसकी राहों में अपनी पलक बिछा दी थी और उसके माथे के नूर के लिए अपने सारे सपने चूर कर दिए थे। केशव जी के उस लाडले का बड़ा प्यारा सा नाम था,
अनमोल, अनमोल, उठ जाओ बेटा। अनमोल, देखो 7 बज गए। बेटा अच्छे बच्चे इतने देर तक नहीं सोते। अनमोल, उठ जाओ बेटा। इतने में केशव जी थोड़ी सख्त आवाज में बोले, अनमोल, उठ जाओ बेटा। अनमोल को केशव जी की ये सख्त नापसंद थी और ऐसी तमाम नापसंद चीजों के लिए वो हर रोज रब से फरियाद किया करता था। पहला तो उसका नाम। उसके दोस्त कहा करते थे, तू अपनी मम्मी पापा से पूछता नहीं तेरा इतना बड़ा नाम क्यों रखा? अनमोल। परीक्षा में इतना बड़ा नाम लिखेगा तो सवाल हल कब करेगा? अनमोल। और अनमोल ने जब से अपना होश संभाला था तब से उसने अपनी कलाई में काला धागा देखा था। वो बार बार जिद करता, मुझे ये काला धागा नहीं पहनना। तो वैशाली जी कहती, अगर तुमने ये धागा निकाला तो तुम्हारे पापा तुम्हें बहुत डांटेंगे। खबरदार इसे निकालने की कोशिश भी की है तो। और अपने पापा की कमीज। मम्मी, आप पापा से बोलती क्यों नहीं कि नारंगी कमीज पहनकर मेरे स्कूल ना आया करे? मेरे दोस्त उनको नारंगी कमीज वाले अंकल कह के संबोधित करते हैं। मम्मी, पापा से मना करिए ना कि नारंगी कमीज पहन के मेरे स्कूल ना आया करें। केशव जी में एक विचित्र सी बात थी। वो खाली समय में कागज पर कुछ कुछ लिखा करते थे और उसे अपने कमरे की एक संदूक में डाल दिया करते थे। अब वो क्या लिखते थे उसकी खबर तो किसी को भी नहीं थी, लेकिन वो क्यों लिखते थे इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। शायद इसी बहाने वो अपने खाली समय का सदुपयोग करने की चेष्टा करते हों, या फिर उस पे घर खर्च या दफ्तर के कामकाज का हिसाब करते हों। अनमोल को लगता था शायद इसमें मेरे नाप की रेशमी पोशाकें रखी हैं। उसका हृदय हर रोज उस संदूक का निरीक्षण करने के लिए बेचैन रहता था, लेकिन उसकी अधीरता पे केशव जी के निर्देश ने अंकुश लगा रखा था। केशव जी का कड़क निर्देश था कि कोई भी उनके संदूक को हाथ नहीं लगाएगा। इसलिए अनमोल इस फिराक में था कि पापा की गैर मौजूदगी में इस संदूक को जरूर खोलेगा। और एक रोज जब केशव जी घर पर मौजूद नहीं थे तब अनमोल ने इस अवसर का लाभ उठाने का प्रयत्न किया। लेकिन जैसे ही वो संदूक के पास पहुंचा, केशव जी वहां आ धमके और उन्होंने अनमोल को जोर से फटकारा। अनमोल, खबरदार मेरी संदूक के समीप आने की कोशिश भी की है तो मैं तुमको पहले भी बता चुका हूं और आज फिर बता रहा हूं, मेरी संदूक से दूरी बना के रखना, नहीं तो मैं तुमसे दूरी बना लूंगा। चलो जाओ यहां से। अनमोल रुआसा सा हो गया और भाग के अपने घर की छत पे चला गया और आकाश की ओर देख के बोलने लगा, भगवान जी ये क्या है? अनमोल, और कोई नाम रख लेते। मेरे सारे दोस्तों के छोटे छोटे नाम हैं और कितने प्यारे हैं, धैर्य, अंश, यश। मेरा अनमोल। और नहीं पहनना मुझे एक काला धागा।
मैं कोई पशु पक्षी या जानवर हूं क्या जो मुझे बांध के रखा है? और भगवान जी, एक बात बोलूं? आप ही सपने में पापा से बोलिए ना कि वो नारंगी कमीज पहनकर मेरे स्कूल ना आया करे। मुझे अपने दोस्तों के सामने बहुत लज्जा आती है। अनमोल की निराशामयी आंखों में बस एक बात की चमक थी, उसका जन्मदिवस। उसके जन्मदिवस में महज 2 दिन शेष थे और उसके पापा ने 2 महीने पहले वादा किया था कि इस जन्मदिन पे तुमको साइकिल दिलवाऊंगा। पापा, आप मुझे इस जन्मदिन पर साइकिल दिलवाएंगे ना? बोलिए ना पापा, भूल तो नहीं जाएंगे? पापा, आपको पता है मैंने अपने सारे दोस्तों को बोल रखा है, वो सब आएंगे मेरी साइकिल देखने। पापा, आप साइकिल आज ही क्यों नहीं ला देते? मैं चलाऊंगा नहीं, बस देखूंगा। अनमोल, चलो जाओ यहां से, काम करने दो मुझे। अनमोल अपने जन्मदिवस को लेकर जितना उत्सुक था, उससे कहीं ज्यादा उत्सुकता केशव जी के मुखड़े पर थी। लेकिन वो उत्सुकता अनमोल को न जाने क्यों नजर ही नहीं आ रही थी। शायद अनमोल की आंखों पर मासूमियत का पर्दा हो, या फिर केशव जी की जिम्मेदारियां उनके उत्सुकता पर हावी पड़ गई हों। उस रात केशव जी अपनी उंगलियों पर अपनी समस्त जमा पूंजी का जोड़ कर रहे थे और अनमोल अपनी विचारों की दुनिया में न जाने किस होड़ में लगा हुआ था। शायद ये कि मेरे सारे दोस्तों के पास साइकिल है, अब मेरे पास भी आ जाएगी। अगली सुबह केशव जी कागज और कलम के साथ कुछ विचित्र प्रकार की जुगलबंदी कर रहे थे। कागज पर कुछ लिखते और फिर उसे फाड़कर फेंक देते। कुछ समय पश्चात फिर कुछ लिखते, उसे गौर से निहारते, फिर फाड़ देते। इस दरमियान अनमोल उस संदूक को खोलने के फिराक में उद्विग्न था। उसकी लालसामयी आंखें देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे मानो उसकी आंखें उससे कह रही हों कि संदूक खोलो, इसमें ढेर सारी रेशमी पोशाकें मिलेंगी। अनमोल दबे पांव उस संदूक के पास पहुंचने ही वाला था कि केशव जी की क्रोध भरी निगाहों ने उसके पैरों में जंजीरें डाल दी। केशव जी काफी देर से कुछ लिखने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन फिर एकाएक चुपचाप बैठ गए। न जाने सोच के सागर में डूब के कौन सा मोती निकालने का प्रयत्न कर रहे थे। फिर एकाएक उन्होंने कागज कलम उठाई और लिखने लगे। तुम हो हम सबकी आँखों का तारा, खुशियों से महके दामन तुम्हारा, माना कि नटखट है स्वभाव तुम्हारा, फिर भी
तुम ऐसे हो मानो कोई जन्नत का नजारा। माना कि हमने तुम्हें तुम्हारी गलतियों पर फटकारा, किंतु तुम्हें फटकारने के पश्चात हमारे नैन भी बहाते हैं धारा। खैर छोड़ो ये बातें, क्योंकि आज जन्मदिन है तुम्हारा। तुम सफलता के सारे पायदान छुओ, दुखों के नब से कोसों दूर रहो। ये बातें सिर्फ हम नहीं कहते, ये कहता है रोम रोम हमारा। तुम हो हम सबकी आँखों का तारा, खुशियों से महके दामन तुम्हारा। वैशाली, वैशाली जल्दी आओ, मुझे तुम्हें कुछ सुनाना है। लिखावट पूर्ण हो जाने के पश्चात केशव जी के होठों पर एक संतोषजनक मुस्कान तो थी ही, साथ ही साथ उस मुस्कान में ऐसी कोमलता थी कि यदि इस मुस्कान को कोई फूल देख ले तो उस फूल की पंखुड़ियां अपनी कोमलता पर इतराना छोड़ दें। वैशाली भाई कहाँ रह गई? क्या बात है, आपका चेहरा सूरजमुखी के फूल की तरह खिल रहा है। धीरे बोलो। मैंने अनमोल के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में 4 पंक्तियां लिखी हैं। अगर तुम सुनोगी तो तुम्हारा भी चेहरा खिल उठेगा और तुम्हें मुझ पे फक्र महसूस होगा। आओ आओ मेरे साथ बाहर चलो। हाँ अब सुनाइए। ठीक है सुनाता हूँ, ध्यान से सुनना। तुम हो हम सबकी आंखों का तारा, खुशियों से महके दामन तुम्हारा। माना कि नटखट है स्वभाव तुम्हारा, फिर भी तुम ऐसे हो मानो कोई जन्नत का नजारा। माना कि हमने तुम्हें तुम्हारी गलतियों पर फटकारा, किंतु तुम्हें फटकारने के पश्चात हमारे नैन भी बहाते हैं धारा। खैर छोड़ो ये बातें, क्योंकि आज जन्मदिन है तुम्हारा। तुम सफलता के सारे पायदान छुओ, दुखों के नब से कोसों दूर रहो। ये बात सिर्फ हम नहीं कहते, ये कहता है रोम रोम हमारा। तुम हो हम सबकी आंखों का तारा, खुशियों से महके दामन तुम्हारा। अत्यंत सुंदर, उत्तम, अति उत्तम, अति मनमोहक। बस बस भाई, सारे शब्द तुम ही बोल दोगी तो अनमोल अपनी प्रतिक्रिया किन शब्दों में व्यक्त करेगा? कुछ उसके लिए भी छोड़ दो। बेशक केशव जी की पंक्तियों की तुकबंदी कुछ खास नहीं थी, लेकिन प्रेम में डूबी हुई कविता की अदाकारी कुछ ऐसी थी जो बड़े बड़े लेखकों की रचनाओं को मात दे दे। शाली, बाकी की बातें बाद में होंगी। अब मैं अनमोल के लिए साइकिल लेने जा रहा हूं। जाते जाते केशव जी सोच रहे थे, अगर साइकिल खरीदने के उपरांत कुछ पैसे बच जाएं तो मजा आ जाए। उससे अपने लिए एक नई कमीज ले लूंगा, और नई कमीज में जब अनमोल के दोस्तों के सम्मुख जाऊंगा तो वो भी छाती चौड़ी करके बोल सकेगा कि ये मेरे पापा हैं। आइए आइए मुंशी जी, बताइए क्या लेंगे? भाई अब साइकिल की दुकान पर कोई अलादीन का चिराग लेने तो आएगा नहीं, साइकिल ही लेंगे।
वो लाल वाली का क्या मूल्य होगा? अच्छा, वो जामुनी वाली? मुंशी जी, आप घर के आदमी हैं, इसलिए आपसे एक बात बोलूंगा। अभी 2 घंटे बाद गोदाम से एक बढ़िया साइकिल आने वाली है। यूं कह लीजिए कि अव्वल दर्जे की साइकिल। उस साइकिल का संतुलन इतना सटीक है कि कोई नव सिखुआ भी उसे चलाएगा तो गिरने का कोई डर नहीं रहेगा। और उसकी गद्दी इतनी आरामदायक है कि यदि कोई थका मुसाफिर उस पर बैठ जाए तो थोड़ी देर में सारी थकान छू मंतर हो जाए। अच्छा, क्या मूल्य होगा उसका? मूल्य तो 2500 रुपये हैं, लेकिन आपके साथ भाईचारा ऐसा है कि अगर आपसे मुनाफा लूंगा तो मेरे ईमान के साथ दगेबाजी हो जाएगी, इसलिए आपके लिए मात्र 2000 रुपये। मूल्य सुनने के पश्चात केशव जी के चेहरे पर व्याकुलता की झलक आ गई। मुंशी जी, मैं कौन सा आपसे पूरे पैसे तत्काल में मांग रहा हूं, 3-4 किश्तों में दे दीजिएगा। कुछ सोचने के बाद केशव जी ने कहा, ठीक है, लेकिन उसको शीघ्र मंगवा दीजिए। क्या है कि आज मेरे बेटे का जन्म दिवस है। आप घर पहुंचिए, 2 घंटे के उपरांत मैं स्वयं साइकिल लेके आपके घर आ जाऊंगा। लेकिन अगर मैं खाली हाथ जाऊंगा तो मेरा बेटा नाराज हो जाएगा। अरे बाबू साहब को बता दीजिएगा कि चंद घड़ी की प्रतीक्षा कर लें, साइकिल आ जाएगी। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा कि 2 घंटे के पश्चात एक क्षण का भी विलंब ना हो। क्या है कि आज मेरे बेटे का जन्मदिन है और आज के दिन मैं उसे नाराज करना नहीं चाहता। केशव जी ने मन ही मन कमीज न लेने का निश्चय किया और घर की ओर चलने लगे। और कमीज लेते भी कहां से? अपनी बेटे की खुशियां खरीदने के लिए खुद को खर्च जो कर दिया था। केशव जी धीमे शब्दों में अपनी लिखी हुई कविता का रियाज कर रहे थे। तुम हो हम सबकी आंखों का तारा, खुशियों से महके दामन तुम्हारा। तुम हो जन्नत का नजारा, माना हमने तुम्हें तुम्हारी गलतियों पर फटकारा। खुशियों से भरा रहे दामन तुम्हारा। इधर अनमोल के घर उसके सारे दोस्त जमा हो गए थे। अनमोल, तू तो कह रहा था कि तेरे पापा तेरे जन्मदिन पर तुझे साइकिल दिलाएंगे। ना तेरे पापा कहीं नजर आ रहे हैं, ना तेरी साइकिल। अरे इसके पापा ने अगले जन्मदिन पर दिलाने की बात की होगी। ये कहकर उसके सारे दोस्त जोर जोर से हंसने लगे। अनमोल, कहीं तेरे पापा ने खिलौने वाले साइकिल दिलाने की बात तो नहीं की थी? अनमोल, तेरे पापा है कहाँ? कहीं वो भी अगले जन्मदिन पर तो नहीं आएंगे? अरे इसके पापा अपने लिए कमीज तो ले नहीं पाए, इसके लिए साइकिल क्या लाएंगे? अपने दोस्तों की बातें सुन सुन के अनमोल के चेहरे की मुस्कान तो विलुप्त हो ही गई थी, लेकिन अब उसके मासूम चेहरे पर मासूमियत का सबसे बड़ा दुश्मन मंडरा रहा था, क्रोध। ये पापा कभी भी टाइम से नहीं आ सकते। इतने में किसी ने बोला, देखो देखो, नारंगी अंकल आ गए। अनमोल ने एकाएक गौर फरमाया और पाया कि केशव जी खाली हाथ हैं और उनकी कमीज की जेब में एक कागज का टुकड़ा था। देखा अनमोल, मैं कह रहा था ना कि तेरे पापा तुझे साइकिल तेरे अगले जन्मदिन पर दिलवाएंगे। अनमोल, मैं तुझसे वादा करता हूं कि अगर अगले वर्ष भी तुझे तेरे पापा ने साइकिल नहीं दिलाई तो मैं तुझे अपने बहन की छोटी साइकिल दे दूंगा।
अनमोल का मासूम मुखड़ा क्रोध से लाल हो गया और उसके रोम रोम में इतनी गर्माहट आ गई मानो जैसे आग की भट्टी। इससे पहले इससे पहले कि केशव जी कुछ बोलते, अनमोल के शब्दों का ज्वालामुखी फट पड़ा। पापा, आप हमेशा मुझसे बोलते रहते हैं ना कि जिम्मेदार बनो, जिम्मेदार बनो, लेकिन क्या आपके बेटे के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं है? अगर आपको साइकिल लानी ही नहीं थी तो मुझसे झूठे वादे क्यों किए? पहले खुद वादा करते हैं फिर खुद ही मुकर जाते हैं। अरे आपकी नजर में तो आपकी कही गई बात का ही कोई वजूद नहीं, तो मेरा क्या वजूद होगा? और सच तो ये है पापा कि आप खुद एक गैर जिम्मेदार इंसान हैं। किसी लखपति को खबर मिले कि उसकी समस्त राशि शून्य हो गई है तो जो अवस्था उसकी होगी, ठीक वही अवस्था इस समय केशव जी की थी। जिस बच्चे की जिम्मेदारी का बोझ उठाते उठाते बाप के कंधों में दरारें आ जाती हैं, अगर वही बच्चा बाप को गैर जिम्मेदार बोल दे तो उस बाप की मनोस्थिति क्या होगी, इसका अंदाजा लगाना बेहद मुश्किल है। केशव जी ने हिम्मत जुटाई और बोले, बेटे, इतना कुछ कहने से पहले मेरी बात तो सुन ली होती। पापा प्लीज, आज तक सिर्फ आपकी सुनते ही आया हूं, अब और नहीं। केशव जी थोड़ा सख्त होकर बोले, अनमोल, हाँ बस अब डांट के मेरा मुंह बंद करवा दीजिए, जैसा हमेशा से करते आए हैं। और वैसे भी आपने डांटने के सिवाय आज तक किया ही क्या है? इतने में वैशाली जी ने कहा, अनमोल, क्या मम्मी, आप लोगों को कोई और नाम नहीं मिला था ना? ये क्या इतना बड़ा सा नाम रख दिया अनमोल? इतने तो नाम थे, अंश, वंश, धैर्य, कुछ भी रख दिया होता, अनमोल क्यों? लेकिन ये सारी बातें मैं आप लोगों से कह क्यों रहा हूं? आप लोगों ने आज तक कभी अपनी गलती मानी है जो आज मानेंगे? अनमोल, बस कर, नारंगी अंकल नाराज हो जाएंगे। सुन रहे हैं पापा? आपकी ये नारंगी कमीज के वजह से मैं अपने दोस्तों के बीच कभी सर उठाकर खड़ा ही नहीं हो पाया। आपकी इस नारंगी कमीज और मेरे हाथ में ये काला धागा, तंग आ गया हूं मैं इन सब से। ये कह के अनमोल ने अपने हाथ से वो काला धागा निकाल के फेंक दिया। मुझे नहीं पहनना ये धागा, और मैं आप दोनों से आज के बाद कभी बात नहीं करूंगा। आप लोग बहुत गंदे हो, आप लोग झूठे हो। ये कह के अनमोल सीधा अपने कमरे की ओर चला गया। केशव जी चाह कर भी कुछ बोल नहीं पाए, बस भरी भरी आंखों से अनमोल की ओर देख रहे थे। उन्होंने अपनी जेब टटोली और जेब से वो कागज का टुकड़ा जिस पे उन्होंने कविता लिखी थी उसे निकाला और उनकी आंख से निरंतर गिरते आंसू ने उनकी लिखावट को धो दिया। उनके कानों में रह रहकर अनमोल की आवाजें गूंज रही थी, सच तो ये है कि आप खुद एक गैर जिम्मेदार इंसान हो। आपने आज तक डांटने के सिवा किया ही क्या है? आप खुद एक गैर जिम्मेदार इंसान हो। नहीं पहनना मुझे यह धागा। वैशाली, आज मुझे ऐसा लग रहा है मानो किसी ने मेरा सब कुछ मुझसे छीन लिया। इधर अनमोल के मन में अनेकों सवाल घूम रहे थे।
पापा हमेशा क्यों डांटते रहे, क्यों हमेशा नारंगी कमीज पहन के मेरे दोस्तों के सामने आते रहे। अनमोल इतना बड़ा नाम रख के मेरी बदनामी क्यों कराई, मेरे हाथ में काला धागा बांध के किस जन्म की दुश्मनी निभाई, क्यों हर बात पर मुझे रोकते रहे, मेरी क्या गलती थी जो मुझे टोकते रहे। मैं भी आज से इनकी कोई बात नहीं मानूंगा। ये कह के अनमोल तेजी से अपने पापा की संदूक के पास गया और उसने उसका ताला तोड़ के उसे खोल दिया। उसने संदूक में देखा तो उसमें कागज के ढेर सारे टुकड़े थे और जब गौर फरमाया तो पाया कि सब पे कुछ लिखा हुआ था। उसने एक कागज उठाया और पढ़ना शुरू किया। बंसी वाले, आपका खूब खूब आभार। मैं कब से तरस रहा था मेरे आंगन में कोई खेले, नन्ही सी हंसी के बदले मेरी सारी दुनिया ले ले। आखिरकार आपने मेरी सुनी ली। उसके नीचे अनमोल के जन्म दिवस की तारीख लिखी हुई थी। उसने दूसरा कागज निकाला। आज पंडित जी बता रहे थे कि जिस घड़ी में तुम्हारे बेटे का जन्म हुआ है उस घड़ी के ग्रह नक्षत्र ठीक नहीं है। मेरी माँ कहा करती थी कि यदि एक काले धागे को अपने ऊपर घुमा के किसी की कलाई में बांध दो तो उसकी सारी बलाएं तुम्हारे सर आ जाएंगी। इसलिए आज मैं अपने बेटे के हाथ में काला धागा बांध रहा हूँ। इसकी हर मुश्किलें इससे पहले मुझसे टकराएंगी और जब तक मेरे शरीर में लेश मात्र भी चेतना है, मेरे जिगर के टुकड़े का बाल बांका करना तो दूर, इसे छू भी नहीं पाएंगी। फिर उसने तीसरा कागज निकाला। आज मेरे नटखट ने पहली बार पापा बोला। बोला तो एक बार, लेकिन उसकी गूंज मेरे कानों में अभी तक है बरकरार। उसकी आवाज सुन के ऐसा लगा मानो कायनात में आ गई हो कोई बहार। मेरे वजूद का रेशा रेशा है तेरे पहली आवाज का कर्जदार। मेरे कानों में उसकी गूंज अभी तक है बरकरार। कायनात में सारी दौलत का मेरे बेटे के सामने नहीं है कोई मोल, इसलिए तू आज से अनमोल, मेरे अनमोल। उसने फिर एक कागज निकाला। उस पे लिखा था, मुझे पता है मेरी नारंगी कमीज अनमोल को बेहद नापसंद है, इसलिए आज गया था बाजार, सोचा एक कमीज से शायद मेरे बेटे की परेशानी हल हो जाए, उसकी शर्मिंदगी उसके जीवन से बेदखल हो जाए। लेकिन कमीज की कीमत सुन के मन में ख्याल आए, क्यों न इन पैसों को अनमोल की परवरिश और उज्जवल भविष्य के लिए जोड़ लिया जाए। मुझे माफ़ करना मेरे बच्चे, बस इसी ख्याल की वजह से तेरे ऊपर से शर्मिंदगी के बादल टल ना पाए। मैं क्या करूं, मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन कमीज की कीमत सुन के मेरे हाथ उसको खरीदने के लिए बढ़ नहीं पाए। संदूक में और भी बहुत सारे कागज मौजूद थे, लेकिन अनमोल के बाजुओं में अब इतनी शक्ति कहाँ कि वो कागज को उठा सके, और अगर उठा भी लिया तो मस्तिष्क में उतनी ऊर्जा कहाँ कि उसे पढ़ और समझ सके। अनमोल की जिह्वा तो स्तब्ध हो ही गई थी, लेकिन उसके नेत्रों से निरंतर पश्चाताप के आंसू बह रहे थे। वैसे कहा जाता है कि पश्चाताप के आंसू में इतनी शुद्धता होती है कि वह मनुष्य को निष्पाप कर दे, लेकिन जो दरारें अनमोल के कोमल से हृदय में थी, उसे शायद वक्त का मरहम भी कभी ना भर पाए। अनमोल की अंतरात्मा का रोम रोम उसे धिक्कार रहा था।
अनमोल का पूछा गया हर सवाल उसी के कानों में सूल की तरह चुभ रहा था। जिस पिता से कहना चाहिए था कि आपने मेरे लिए क्या नहीं किया, उससे उसने पूछ दिया कि आपने किया है क्या। इस सवाल की ग्लानि उसके अंतर्मन को बुरी तरह झकझोर रही थी। आज के बच्चे कामयाब होने की होड़ में इस तरह उलझ गए हैं कि उनके पास अपने माँ बाप के चेहरे की उलझनें पढ़ने का वक्त ही नहीं है। एक बार अपनी माँ बाप की आंखों में झांक के देखिएगा, आपको ऐसे तमाम सपने मिलेंगे जो आपको जोड़ने में टूट गए, और ऐसे तमाम पल मिलेंगे जो आपके बेहतर कल के लिए उनसे रूठ गए। और यदि आप सचमुच कामयाब होना चाहते हैं तो बस माँ बाप के उन सपनों को पूरा कर दीजिए। यकीन मानिए, उस दिन आपकी कामयाबी का कद इतना ऊंचा हो जाएगा कि अगर कोई चील की पंख लेकर उड़ान भरे तो भी आपके ऊंचाई को माप नहीं पाएगा। आपने एक कहावत तो सुनी ही होगी कि जितनी चादर है उतना पैर फैलाओ। लेकिन हमारे माता पिता ने इस कहावत को झुठला दिया। जब हमारी चादर छोटी पड़ी तो हमारी माँ ने उसमें अपने आंचल के रेशे जोड़ दिए और हमारे पापा ने अपने फटी हुई कमीज के धागे। जिसने हमें सही और गलत में अंतर बताया, हम उन्हीं को गलत क्यों ठहरा देते। जिसने आज तक हमारी सैकड़ों गलतियां माफ की, अगर उनसे कोई गलती हो भी जाती है तो हम उनका माथा चूम के ये क्यों नहीं बोल सकते कि आप भी इंसान हैं, आपको भी गलती करने का पूरा हक है। हम सब अपने माँ बाप से बहुत प्यार करते हैं और उनके लिए कुछ करना भी चाहते हैं। देखो, कुछ करना या ना करना, मगर इतना लिहाज जरूर करना कि जिसने उंगली पकड़ के तुम्हें चलना सिखाया उसके आगे कभी अकड़ के मत चलना। हम माँ बाप के जितना तो कभी भी नहीं कर सकते। अब ये कहाँ मुमकिन है कि जब वो चले तो उनके राहों के कंकड़ हम अपनी पलकों से चुने, मगर इतनी इज्जत तो कर ही सकते हो कि जिसने तुम्हारी तोतली बोली सुनी वो कभी तुम्हारी ऊंची आवाज ना सुने। बस इतना करना कि जिंदगी भर माँ बाप को एक वजह उदासी की ना मिले, 100 बहाने खुशी के हों, और कभी रुलाना तो याद रखना वो आंसू खुशी के हों। आपने कहानी बहुत धैर्य के साथ सुनी, आपका आभार। इस कहानी को अपने हर जानने वाले के साथ अवश्य शेयर करें। और कहानी कैसी लगी, और यदि आप ऐसी और भी कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। धन्यवाद।